प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, जिसके बारे में हमें कुछ वर्षों पूर्व ही जानकारी मिली। इससे पूर्व हम भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में वैदिक सभ्यता को ही जानते थे। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में किए गए प्रारंभिक उत्खनन और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खननों से सिंधु सभ्यता का अनावरण हुआ। इससे पूर्व इस सभ्यता के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के सबसे पहले स्थल हड़प्पा की खोज के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया। चूँकि सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी की घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में इसका भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी की घाटी के क्षेत्र में मिलता है। अतः इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना अधिक उचित प्रतीत होता है। वर्तमान में इस सभ्यता के पुरास्थल हमें पाकिस्तान में सिंध, पंजाब एवं बलूचिस्तान प्रांतों से और भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रांतों से मिले हैं। नवीनतम परिगणना के अनुसार सिंधु सभ्यता के लगभग 1400 स्थल हमें ज्ञात हैं, जिनमें से 917 भारत में और 481 पाकिस्तान में तथा 2 अफगानिस्तान में है। दिसंबर 2014 में भिलडाणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। सिंधु स्थल हमें 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। पहला, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से। दूसरा, सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से। तथा तीसरा, समुद्र तट के क्षेत्र से। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया है। सिंधु सभ्यता के उत्खनित पुरास्थलों में 9 स्थलों को बड़े नगरों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये नगर स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, गनेरीवाल एवं धौलावीरा। इसमें धौलावीरा नगर स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का आदर्श स्थल है। सिंधु सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा जम्मू क्षेत्र में चिनाब नदी के किनारे पर स्थित मांडापुरा स्थल है। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में दैमाबाद नामक स्थल पर है। यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर इस सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है और सबसे पश्चिमी पुरास्थल बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित सुतकाजेंडोर है। दूसरे शब्दों में सिंधु सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका भौगोलिक विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। विश्व की 2 अन्य प्राचीन सभ्यताएं, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की दजला फराट घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल के सामने छोटी दिखाई देती हैं। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त मानव कंकालों के अवशेषों से ये ज्ञात पड़ता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी वर्तमान भारतवासियों की तरह ही थे। हार्वर्ड के मानवशास्त्री रिचर्ड मीडोज ने सिंधु सभ्यता से प्राप्त नर कंकालों के विस्तृत अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि सिंधु सभ्यता वासियों का स्वास्थ्य उत्तम था एवं वर्तमान भारतवासियों की भांति उनमें विविध नस्लों का मिश्रण दिखाई देता है। प्राप्त नर कंकाल 4 विभिन्न प्रजाति समूहों से संबद्ध है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन। मोहनजोदड़ो के नर कंकालों में
भूमध्य सागरीय प्रजाति समूह की अधिकता है, अतः यह संभावना व्यक्त की गई है कि वहाँ के निवासी मूलतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मानवीय मूर्तियों के अध्ययन से भी उनके मिश्रित प्रजाति समूह के होने की संभावना सुदृढ़ होती है। सबसे विस्तृत एवं सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता मूलतः एक नगरीय सभ्यता थी। एक नगरीय सभ्यता से हमारा आशय सामान्यतः अपेक्षाकृत अधिक सघन आबादी, अन्योन्य आश्रित आर्थिक व्यवस्था, सुनियोजित आवास व्यवस्था, अपेक्षा शिक्षित एवं सभ्य निवासी एवं औद्योगिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गांवों की अपेक्षा अधिक आधुनिक और लचीली व्यवस्था से है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से उनके जो भौतिक अवशेष हमें मिले हैं, उसके आधार पर निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि यह हिंदुस्तान की प्रथम नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इस सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त भौतिक सामग्री का बहुत कुछ समरूप होना ही है। सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी पुरास्थल उत्खनित हुए हैं, उनमें प्राय एक जैसी नगर योजना मिली है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर उपजाऊ पृष्ठभूमि पर पानी के सतत स्रोत के समीप स्थित हैं। जहां नगर बसाया गया, वह भूमि आसपास के स्थान की तुलना में थोड़ी ऊंची है। संभवतः ऐसा बाढ़ से बचने के लिए किया गया होगा। कुछ पुरास्थल समुद्री तटों एवं व्यापारिक मार्गों पर भी स्थित हैं, जैसे मकरान समुद्र तट पर स्थित सुत का जिंडोर। सिंधु नगर आयताकार हैं, जो मुख्यतः दो हिस्सों में विभक्त हैं, पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र। पश्चिम में ईंटों से बने हुए एक ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग बना मिलता है और इसके पूर्व में अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है। हाँ, जन सामान्य रहता था। गढ़ी में संभवतः मुख्य पुरोहित अथवा शासक का निवास होता था। सार्वजनिक महत्व के भवन गढ़ी भाग से ही प्राप्त होते हैं। गढ़ी के चारों ओर ईंटों से निर्मित मोटी दीवार बनी है, जिसमें परकोटे और बुर्ज बनी होती थीं। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ी के चारों ओर खाई बनाने का भी प्रचलन था। कालीबंगा, लोथल और सुरकोटड़ा में नगर के दोनों हिस्से चार दीवारी से सुरक्षित मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर पूर्व नियोजित चौपड़ पद्धति पर आधारित है, जिसमें सड़कें सीधी हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे संपूर्ण नगर कई वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता है। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थीं, जिनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है। कभी कभी ये आधे मील की लंबाई तक मिलती हैं और सभी सड़कें मिट्टी की बनी मिलती हैं। सिंधु सभ्यता में नगरों को इस प्रकार बसाया गया है कि महत्वपूर्ण भवन नगर के मध्य में हैं तथा साधारण लोगों के आवास परिधि स्थल पर हैं। निजी आवास आवश्यकता और क्षमता अनुसार बनाए गए हैं, अर्थात भिन्न भिन्न आकारों के हैं। सामान्यतः बीच में एक आंगन होता था, जिसके एक और प्रवेश द्वार, जो कि मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर गली की ओर खुलता था। अन्य तीनों ओर कमरे बने होते थे, जो कि सामान्यतः संख्या में 2 या 3 होते थे। स्नानागार और रसोई घर भी प्रत्येक घर में होते थे। इनका फर्श पक्की ईंटों से बनाया जाता था। कालीबंगा में एक स्नानागार में अलंकरण युक्त मिट्टी की टाइल्स लगी हुई मिली हैं, जो कि अपवाद है, अन्यथा उनके भवन बेहद सादगी से बने हुए मिलते हैं। मकानों की छत पर बांस की बल्लियां बिछाकर प्लास्टर किया जाता था। एकाधिक मंजिल भी होती थी। ऊपर की मंजिल पर स्नानागार भी बने मिले हैं। उनमें से पानी के निकास के लिए दीवार में ही जगह रखी जाती थी और कई दफ़ा मिट्टी के परनाले भी बनाए जाते थे, जो कि उनकी नागरिक चेतना की ओर इशारा करती हैं।
सीढ़ियाँ भी मिलती हैं। मकानों से निकास हेतु नालियाँ बनाई गई थीं जो गली की नालियों में मिलती थी। अनेक बार ये इनमें न मिलकर सोख गर्तों में मिलती थी जिनमें छिद्र युक्त मटका रखा जाता था। सिंधु सभ्यता के भवनों में पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल होना एक अद्भुत बात है। जिस समय मिस्र निवासी पक्की ईंटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और मेसोपोटामिया में यह प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होता था, ऐसे समय में सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटें बड़ी कुशलता से न केवल बना रहे थे और बड़ी प्रचुर मात्रा में उनका प्रयोग भी कर रहे थे। वे आयताकार ईंटों के अलावा एल और टी आकार की ईंटें भी कोनों के निर्माण के लिए प्रयुक्त करते थे। एक व्यापक एवं सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता के नगरों की एक अनूठी विशेषता है जो विश्व की अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती। घरों के कमरों, रसोई, स्नानागार आदि की निकास नालियाँ एक बड़ी नाली में मिलती थी जो विभिन्न घरों से निकली ये नालियाँ अंततः एक सार्वजनिक नाली में जाकर मिलती थीं। चौड़ी नालियों की पटान के लिए कहीं कहीं बड़ी ईंटों अथवा पत्थर का प्रयोग किया गया है। नालियों की जुड़ाई और प्लास्टर में मिट्टी, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग मिलता है। सिंधु संस्कृति में जुड़ाई के गारे के रूप में मिट्टी का ही मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। जिप्सम का मिश्रण ईंटों की चिनाई में गारे के रूप में बहुत कम किया गया। मोहनजोदड़ो की केवल एक ही इमारत विशाल स्नानागार के निर्माण में गिरी पुष्पक अर्थात बिटुमिन का प्रयोग मिला है। चूने और जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग केवल नालियों की जुड़ाई में मिलता है, जहां निरंतर पानी के बहाव के कारण चिनाई को मजबूत बनाना आवश्यक था। सिंधु वासियों के मकानों के अधिकांश दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। इसके वास्तविक कारण का अनुमान करना कठिन है। संभव है कि ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया हो अथवा दरवाजे के खुलने पर सड़क से मकान का अंदरूनी भाग न दिखाई पड़े, ऐसा कोई कारण रहा हो। हिंदू नगरों में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उपयोग के लिए कुएं भी होते थे जो वृत्ताकार अथवा अंडाकार दोनों आकारों में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों, गलियों और नालियों की बड़ी उत्कृष्ट व्यवस्था थी। ऐसी सुंदर व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक लंदन और पेरिस के विख्यात नगरों में भी नहीं थी। सिंधु सभ्यता संबंधी व्याख्यान की अगली कड़ी के रूप में हम सिंधु नगरों के विशिष्ट भवनों और उनके स्थापत्य के विषय में पढ़ेंगे।